हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर जो क्लासेस है वो स्टार्ट करी है। तो लेक्चर 13 आज तक हमने किया है। लेक्चर 13 वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर 13, ठीक है ना। नाउ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 14 और मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है विद इन 10 to 12 डेज़ हम इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे कि ये कंप्लीट होगा जल्द से जल्द। तो चलिए थोड़ा रिकेप कर लेंगे कल क्या पढ़ा है, ठीक है ना। हमने कल वाले लेक्चर में क्या किया, जो लेक्चर 13 था। लेक्चर 13 में हमने इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, लेक्चर 13 में हमने देखा सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि हमारा हार्डवेयर वाला कंपोनेंट जो है वो हमारा सारा कुछ हमने उस पर किया है। लेक्चर 12 तक हमारे हार्डवेयर है और लेक्चर 12 के आगे अब सॉफ्टवेयर देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो कल हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब रिवाइज़ करवाता हूँ, थोड़ा तेज़ बोलूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। और एक बात, आप जो भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, जिसको पसंद आ रहा है लेक्चर हमारा कंटेंट, प्लीज़ आप एक बार इसको लाइक करिए ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे कंटेंट जो हमारा कंटेंट है उससे आप सेटिस्फाई है। एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट एंड टू शेयर इट विथ यू, ठीक है ना। चलिए फिर सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए आप ये चीज़, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे। हमने देखा कल ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। और हमने ये भी देखा कि सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि क्या करना है। यानी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर आपका जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, यानी कि हार्डवेयर वाले कंपोनेंट को कौन बताता है क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर बताता है। और ये कल वाले लेक्चर में हमने इन डिटेल देखा। और क्या क्या पढ़ा हमने फिर, सॉफ्टवेयर की टाइप्स भी देखी। सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या थे, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी को आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो ये किस तरह से काम कर रहा है। और हमने उस पर नंबर फर्स्ट देखा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहले हुआ करता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैचेस में करता है। और इस पर क्या था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे यूज़र का कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख लिया। मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग भी देखा हमने, ठीक है ना। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। उसके बाद हमने कौन सा किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हुआ है। तो आज हम इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं रियल टाइम शेयरिंग, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूटेड भी देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट हियर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें उतना कुछ खास नहीं है। मेन आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक बैच ऑपरेटिंग, आपके जो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग भी आप इस पर भी नज़र मारना, ठीक है ना। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रियल टाइम शेयरिंग, ये चार जो है ये चार इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम मिस नहीं कर पाएंगे, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का कहीं से छूटे, ठीक है ना, मिस हो जाए कुछ पोर्शन। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। इट अलाउज मल्टीपल यूजर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टर्मिनल्स टू एक्सेस ए सिंगल सिस्टम विथ वन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिफरेंट यूजर्स होते हैं डिफरेंट टर्मिनल्स पे, लेकिन यहाँ पे याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है और ये यूजर्स इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं। ओके, अब प्रोसेसर्स किस तरह कम्युनिकेट करते हैं विथ वन अनदर। Processors communicate with one another through various communication lines. ओके, चलिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का अनदर नेम है लूजली कपल्ड सिस्टम। अब ये क्यों है तो इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखो। ओके, नेक्स्ट इज दैट सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम से पता चलता है, अरे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूज़ होगा, ठीक है ना, जहाँ पे एक ही यूज़र होगा, सिंगल यूज़र। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ए सिंगल यूज़र एट ए गिवन टाइम, ठीक है ना, एक वक्त पे, यानी कि एट ए टाइम एक ही यूज़र यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, एक ही कीबोर्ड के साथ, एक ही मॉनिटर के साथ। ओके, चलिए। तो इसकी एग्जांपल विंडोज़ एंड्रॉयड। अब यहाँ से देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों का सेशन। अब रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अपने जो थोड़ा आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाइए, यहाँ पे अटेंटिव रहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो एक बार आपको समझ आएंगी, बार बार ये कोई नहीं समझाएगा आपको। चलिए, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा लिंक करेंगे हम टाइम शेयरिंग से। देखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या देखा, हमने बोला कि कंप्यूटर के पास सपोज P1, P2, P3
टास्क्स आ गए तो टाइम शेयरिंग में या मल्टीटास्किंग में अपना जो प्रोसेसर होता है CPU का वो टाइम एलोकेट करता है। P1 के लिए मैं 2 मिनट दूँ, P2 के लिए 3 मिनट दूँ, P4 के लिए 1 मिनट दूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपना जो टाइम है उसको फ्रैगमेंट करता है, ठीक है ना। तो P1 के लिए 2 मिनट दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम शेयरिंग नहीं होती है। 2 मिनट दिया, 2.5, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक भी ये इसके काम में लग सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम शेयरिंग नहीं होती है। कहाँ पे? टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए आया कि यहाँ पे रियल टाइमिंग होती है। सपोज P1, P2, P3, P1, P2, P3, P4 टास्क्स आपके CPU के पास आए और प्रोसेसर में गए, ठीक है ना। प्रोसेसर एलोकेट करेगा टाइम इस हिसाब से। सपोज इसके लिए इसने 5 सेकंड्स के लिए बोला और ये क्विक होता है, रियल टाइम बहुत ही क्विक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसके लिए 2 सेकेंड्स, इसके लिए 4 सेकेंड्स, इसके लिए 5 सेकेंड्स। तो ये एग्जैक्ट टाइम लगाएगा, यही 5 सेकेंड्स में ये काम फिनिश कर लेगा, ठीक है ना। यही 5 सेकेंड्स में ये काम फिनिश कर लेगा। अगर काम 5 सेकेंड्स में फिनिश नहीं हुआ तो दूसरे में शिफ्ट करेगा, लेकिन 5 सेकेंड से ऊपर इसको नहीं देगा, ठीक है ना। तो चलिए यही यहाँ पे आप देख लोगे। इट इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड इनपुट इज स्मॉल। यानी कि रेस्पॉन्स जो होता है, यूं ही इनपुट आया वहाँ ही इसका रेस्पॉन्स होगा, क्विक रेस्पॉन्स होगा। इनपुट आया वहाँ ही रेस्पॉन्स मिलेगा कि इस इनपुट को क्या करना है जनाब और कितने टाइम में करना है, जल्दी बताइए। अब कंप्यूटर साहब कौन बोलेगा? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब जब इतना स्पेशल फीचर है इसका, ये कहाँ पे यूज़ होगा? इट्स यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी डिले नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिनिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगा, क्योंकि रोबोटिक्स में भी आपका कहीं डिले नहीं हो जाए कोई चीज़, ठीक है ना। डिफेंस सिस्टम में मिसाइल छोड़ना होगा कहीं पे, तब भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में आता है, क्योंकि वहाँ पे भी डिले नहीं होना चाहिए। अब इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसको भी कुछ टाइप्स में, 2 टाइप्स में इसको भी फर्दर डिवाइड किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, VRTX, RT Linux, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसको भी कैटेगराइज किया। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स और दूसरा हुआ जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये भी टास्क्स है, ये वाले भी, लेकिन ये वाले जो टास्क्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिल्कुल डिले बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए। क्यों? सपोज डिफेंस का मसला है तो मिसाइल में भी मिसाइल में 1 सेकंड क्या मिली सेकंड्स का भी यहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक तो वहाँ से मिसाइल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है? हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड नाम से पता चलेगा आपको कि ये हार्ड रियल टाइम, बड़ा स्ट्रिक्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, टाइम का बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, इसीलिए ये हार्ड, इससे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? डिले यहाँ पे नहीं होगी, नो डिले, ओके। अब जब डिले नहीं होगी तो यहाँ पे क्रिटिकल टास्क कंप्लीट होगा ऑन टाइम। जो क्रूशियल टास्क होगा उसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम करेंगे और ऑन टाइम वो कंप्लीट होगा। जैसे कि रोबोटिक्स, ठीक है ना, रोबोटिक्स, आपके रोबोट्स, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशंस, वहाँ पे भी ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम लगता है। डिफेंस में भी आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम लगता है। अब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट हार्टेड इंसान आप मानो, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, कम स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी टाइम शेयरिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है, रिस्पांस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा डिले होगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले होने दो, ज़्यादा भी नहीं, ओके। टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट, यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट जो है, टाइम का बड़ा पाबंद होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा कम, यानी कि ये कम स्ट्रिक्ट होता है, ओके। सो ए बिट डिले कैन हैपन, यहाँ पे बिट डिले हो सकता है। अब एग्जाम्पल इज इसकी आपको पता है कि डिफेंस वगैरह में हमें इस्तेमाल में आता है हार्ड, ठीक है ना। और ये बाकी जो भी क्रिटिकल होते उतने क्रिटिकल नहीं होते, थोड़ा उससे कम के, जैसे कि साइंटिफिक मैटर्स में ये लगा सकते हैं हम सॉफ्ट हार्ड, आपका ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। नेक्स्ट इज दैट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बस एग्जांपल ही याद रखो, ये एम्बेडेड की बात आप याद रखो कि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम
जैसे एटीएम में होता है एसीज, मशीन, मॉडम, इन चीज़ों में एम्बेडेड लगता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने स्टार लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कर्नल क्या होता है? कर्नल, अरे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो डिटेल में नहीं पढ़ना, आप सिर्फ इतना याद रखो, जो सेंटर पार्ट होता है, सपोज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है 3-4 लेयर्स का बना हुआ, यहाँ पे कर्नल होता है, कर्नल न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज कर्नल, ठीक है ना। इसको सेंट्रल पार्ट भी बोला जाता है, इसको कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, न्यूक्लियस भी बोला जाता है। क्यों न्यूक्लियस? क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस ही होता है, इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, और मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब मेन पार्ट होता है तो कर्नल लोड्स प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी, यही कर्नल आपके प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड करता है। ओके, चलिए अब नीचे देखेंगे। वेट, यहाँ पे ब्लैक चूज करते हैं। ओके, चलिए अब देखो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप और डिटेल में पढ़ लोगे तो आप देखोगे यूज़र इंटरफेस, आप बोलोगे सर हम मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, हम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा इंटरफेस होता है इसका, ठीक है। तो दो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, दो इंपॉर्टेंट इंटरफेस, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, नेक्स्ट इज दैट कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का दूसरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, देखिए अब इसको किस तरह से हम समझेंगे, नाम से ही आपको कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें नाम से ही पता चलेगी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब ये कि यहाँ पे हम ग्राफिक्स के थ्रू इंटर कर जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। समझ आया? नहीं आया होगा आप लोगों को समझ, चलो फिर से समझाता हूँ। यानी कि यहाँ पे आइकन्स पे काम होता है। जो ही आप अपना लैपटॉप ओपन करोगे, या सपोज आप अपना मोबाइल ही ओपन करोगे, सपोज आपको यूट्यूब पे जाना है तो कुछ इस प्रकार का ये होता है, वहाँ पे ये ना साइन होता है, यूट्यूब का होता है ना ऐसा, ये वाला साइन, ठीक है ना। तो आप देखोगे आपकी एप्लीकेशन पे यूट्यूब यहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप इस आइकन को देख के यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है ना। तो आप कहाँ पे जाओगे? यूट्यूब पे। या आपको डायलर पे जाना है तो इस तरह से फ़ोन बना हुआ है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अनपढ़ इंसान भी होगा, इलिटरेट पर्सन भी होगा, तो वो भी इस चीज़ को आराम से समझ सकता है, क्योंकि ग्राफिक्स के थ्रू यहाँ पे हम काम करते हैं, ग्राफिक्स को पहचान के हम वहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको ये बात याद रखना, डिज़ाइनड बाय ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन। ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने इसको डिज़ाइन किया था। किस तरह से काम होता है? वर्क्स ऑन ग्राफिक्स, यानी कि डायरेक्टली आप क्लिक करोगे आइकन्स पे, सिंबल्स पे, फाइल्स पे, चाहे माउस से, चाहे अगर अगर टच स्क्रीन है अपने फिंगर से, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू, जहाँ पे भी आप इंटर कर सकते हो, आप इंटर कर पाओगे थ्रू दीज ग्राफिक्स, ठीक है ना। तो और GUI जो होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये मल्टीटास्किंग होता है जनरली। ओके, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सर सबसे पहले आपने बताया हमारे फ़ोन में भी है, तो आप ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ होता है एंड्रॉयड, ये एग्जाम्पल है। हमारे लैपटॉप्स में है तो कौन सा है? विंडोज़। सर विंडोज़ भी GUI है, हमारा एंड्रॉयड सिस्टम भी GUI है, लिनक्स भी GUI है। अब मैंने आपको बताया कि ये इलिटरेट पर्सन भी, ठीक है ना, इसको चला सकता है, GUI यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ईजी टू यूज़, हर एक इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये इतना सिक्योर नहीं होता है। सिक्योर क्यों नहीं? जब सारे कुछ इस पे काम कर सकते हैं, हर एक बंदा यहाँ पे इसको ईजिली रीड कर सकता है, तो ये सिक्योर उतना नहीं होता है। ओके, प्रोसेस कमांड स्लो, ये बात याद रखना, जो GUI में है यहाँ पे कमांड स्लो प्रोसेस होती है, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, और GUI के लिए ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस में बहुत मेमोरी चाहिए। इसका इन कंट्रास्ट आपको मिलेगा करेक्टर यूज़र इंटरफेस। करेक्टर नाम से पता चलेगा कि करेक्टर से यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं किसी फाइल में, किसी ठीक है ना, किसी अपने फोल्डर में, डॉक्यूमेंट में, ओके, यानी कि सॉफ्टवेयर में इंटर कर सकते हैं। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसका दूसरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, ठीक है ना। ज़्यादातर इसको CUI के नाम से पुकारा जाता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। इसको डिज़ाइन किया था बेल लैब ने, ओके, बेल लेबॉर्ट्री ने, ओके, बेल लेबॉर्ट्री ने इसको डिज़ाइन किया था। सो GUI को किसने डिज़ाइन किया था? ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने। आपका CUI को किसने डिस्कवर किया है? इसको किसने डिज़ाइन किया है? आपकी बेल लेबॉर्ट्री ने। ओके,
यहाँ पे क्या करना होता है, सपोज़ मैंने आपको बता दिया आपको यूट्यूब में जाना है तो आपको वहाँ आइकन, ठीक है, इस तरह से इस प्रकार से आपका आइकन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन जब आपका CUI होगा वहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको लिखना है, टाइप करना है कुछ यूट्यूब की कमांड्स, ठीक है ना। आप बोलोगे कॉल डायरेक्टली यूट्यूब, ठीक है ना, कॉल डायरेक्टरी यूट्यूब, यहाँ पे कमांड्स देनी होती है। जैसे MS-DOS आप लोगों में से बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, वहाँ पे यार कमांड्स याद रखनी होती है। फिलहाल अब मुझे प्ले म्यूज़िक करना है, इसके लिए कौन सी कमांड होगी, मुझे उस फोल्डर के पास जाना है, मुझे कौन सा कॉल डायरेक्टरी करना है, डायरेक्टरीज फोल्डर्स वहाँ पे बनाने होते हैं। ओके, सो यहाँ पे टाइप करना होता है हमें कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स, ठीक है ना। दैट इज़ हैव टू राइट कमांड्स, यहाँ पे कमांड लिखनी होती है। ये सिंगल टास्किंग होता है, ये क्या होता है, सिंगल टास्किंग। और GUI क्या है आपका, मल्टीटास्किंग। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे टास्क आप कर सकते हो अपने लैपटॉप्स में, अपने फ़ोन्स में एट ए टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल टास्किंग, कमांड देनी है, वही कमांड काम करेगी। ओके, एग्जाम्पल इसकी MS-DOS, एप्पल डॉस, ठीक है ना। तो DOS का फुल फॉर्म जो है दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब इतने कमांड सर हमें याद रखनी है तो ये डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली बात है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, ठीक है ना। हर एक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए जो इसको इस्तेमाल करे, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, नो हाउ ऑफ कंप्यूटर पता होनी चाहिए। ओके, सो प्रोसेस कमांड वेरी फास्ट, लेकिन यहाँ पे कमांड जो है बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। ओके, इट रिक्वायर्स द लेस मेमोरी। ओके, यहाँ पे मेमोरी जो है लेस चाहिए। तो अब GUI और CUI में क्या फ़र्क देखा आप लोगों ने? सर नंबर फर्स्ट हमने देखा ये इसको ज़ेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया है डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन किया है आपके किसने, बेल लैब। ओके, तो बेल लेबोरेटरी ने किया है सर। उसके बाद हमने देखा GUI में क्या होता है, ईजी टू यूज़ होता है क्योंकि ग्राफिक्स के थ्रू काम करते हैं। CUI डिफ़िकल्ट टू यूज़ क्योंकि यहाँ पे कमांड्स का चक्कर होता है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GUI जो होता है कमांड को प्रोसेस करता है स्लोली, लेकिन यहाँ पे कमांड को प्रोसेस जो होता है, कमांड को प्रोसेस बहुत फास्ट करता है आपका CUI। इसमें मेमोरी जो है वो हाई चाहिए, ठीक है ना, लार्ज मेमोरी चाहिए, और यहाँ पे इट रिक्वायर्स द लेस मेमोरी। अब देखो रिलेटेड टर्म्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ को टच करने की कोशिश की है, हर एक डायमेंशन को, हर एक हॉराइजन को आपको टच करने की कोशिश की है, ठीक है ना। लेट्स चलिए रिलेटेड टर्म ऑफ टू ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर फर्स्ट होता है बूटिंग। आप सब लोगों ने सुना होगा बूटिंग। सर बूटिंग तो सुना है, लेकिन इसमें भी सब टाइप आपको मिलेगी, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर ऑन ऑफ स्टेट में, ठीक है ना। जब कंप्यूटर ऑफ स्टेट में होता है, इसको ऑन स्टेट में लाने के लिए बूटिंग, उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। मतलब आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑफ है, उसको ऑन जब आप कर लोगे, यानी कि स्विच ऑन जब आप करते हो, पावर ऑन जब करते हो, उसको प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। ओके, तो यही होता है बूटिंग प्रोसेस व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट लोड। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूटिंग के थ्रू क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पहले लोड होता है। जब भी बूटिंग प्रोसेस होती है सबसे पहले एक्टिवेट कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट है, यही बाकी सब प्रोग्राम्स को रन करता है। इट इज़ कॉल्ड बूटिंग, इसको बूटिंग बोलते हैं। अब कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग याद रखना, कोल्ड बूटिंग हुआ और वार्म बूटिंग। ओके, देखो कोल्ड बूटिंग हुआ कि आपने आपका जो फ़ोन है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑफ है, उसको ऑन किया। आप बोलोगे सर इसको भी बूटिंग बोलते हैं हम, लेकिन इसको कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग होता है जब आप अपने फ़ोन में भी देखोगे रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, आपको रीस्टार्ट, जब भी आप रीस्टार्ट करोगे उस वक्त हम वार्म बूटिंग बोलते हैं, यानी कि उस वक्त पावरलेस कंडीशन होती है, पावर ऑफ बिल्कुल नहीं होता है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने समझा दिया है। कोल्ड बूटिंग या कोल्ड बूट जिसको बोलते हैं, टर्न आवर कंप्यूटर फ्रॉम ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड द कोल्ड बूटिंग। लेकिन वार्म बूटिंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट्स अप या रीस्टार्ट होता है फ्रॉम कंप्लीट पावरलेस सिचुएशन से, पावरलेस स्टेट से, इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। क्योंकि आपके कंप्यूटर वार्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आपके प्रोग्राम रन हुए हैं, अभी आपका फ़ोन जो है वो वार्म ही है, रीस्टार्ट ही होने जा रहा है, बिल्कुल ऑफ होने नहीं जा रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है आपका सिस्टम। ओके, चलिए फिर पढ़ लेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कि
विंडोज़ क्या है, एंड्रॉयड सिस्टम क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब हुआ, कब आया, किसने डिज़ाइन किया, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया, इसमें 1-2 लेक्चर्स हमें लग जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखना है। सबसे पहले विंडोज़, पता है सर सारे लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ को, ठीक है ना। विंडोज़ लैपटॉप्स में होता है, वर्क्स ऑन GUI। अब ये मुझे मत बोलो कि GUI क्या होता है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और मैंने आपको अच्छे से ये समझा दिया है कि ग्राफिक्स में यहाँ पे काम करते हैं हम। इसको किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट MS, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है ना। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, एक कंपनी है जिसने विंडोज़ को हमारे डेवलप किया था। इट इज़ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। देखो दो तरह के आपको मिलेंगे सोर्स कोड के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर, सॉरी, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर। एक क्लोज सोर्स होता है, दूसरा होता है, एक क्लोज सोर्स होता है, दूसरा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसका क्या मतलब होता है, सो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर जहाँ पे सोर्स कोड, जिस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, उसको हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, देखो हर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए देयर विल बी सम सोर्स कोड, ठीक है ना। कुछ सोर्स कोड के थ्रू ही बनाया जाता है, कुछ कोड होता है ना सोर्स कोड, कि कहाँ से हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, कौन सी लैंग्वेज हमने, कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे लाए, कौन से इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे लाए। तो वो सोर्स कोड जब फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा किसी सॉफ्टवेयर का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सोर्स कोड जब सॉफ्टवेयर का फ्रीली अवेलेबल नहीं है यूज़र के पास, आप लोगों के पास, तो ये बन जाएगा आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब कि इन्होंने जो सोर्स कोड है उसको क्लोज रखा है, ओके। लेकिन हमारा विंडोज़ जो है ये भी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा फ्रीली, ओके, फ्री में आपको नहीं मिलेगा। प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर यही होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओके। फर्स्ट वर्जन विंडोज़ का, और ये लेटेस्ट जो वर्जन मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम से पहले एक बार चेक करते जाइए कि लेटेस्ट वर्जन क्या होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी कुछ भी सॉफ्टवेयर ऐड हो सकता है, वर्जन अपडेट हो सकता है, ओके। तो फर्स्ट वर्जन क्या होता था, फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़, सबसे पहले कौन सा विंडोज़ लाया गया, विंडोज़ 1.0, ओके, 1.0 विंडोज़। और आज विंडोज़ 10 चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप चेक करना एक बार फिर। मैकिन्टॉश नेक्स्ट, तो हमने देखा पहला कौन सा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फिर से थोड़ा देखेंगे, GUI में काम करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इसका सोर्स कोड जो है वो क्लोज होता है, इसीलिए इसको क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसको डेवलप किया है सर माइक्रोसॉफ्ट ने। इंटर्न माइक्रोसॉफ्ट को किस, फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन के, सर बिल गेट्स और पॉल एलन। चलिए ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा, रिवाइज करते जाऊंगा मैं आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज दैट मैकिन्टॉश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, आल्सो नोन एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके एप्पल फोन्स में आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, ओके। तो जब देखिए इसको किसने किया था, डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है ना, एप्पल ने इसको डेवलप किया। और एप्पल के फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक, ओके। स्टीव जॉब्स आप याद रखना और स्टीव वॉजनिक आप याद रखना, एप्पल के फाउंडर है। ये भी GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम कर रहा है। यहाँ पे भी सर हम सिंबल्स के थ्रू ही जा सकते हैं, ओके, ग्राफिक्स आइकन्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं। ओरिजिनली इट वाज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनली ये क्लोज्ड, यानी कि पहले इसको क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर रखा गया था, लेकिन अब ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना। इसका सोर्स कोड जो है, सॉफ्टवेयर नहीं, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। इट इज़ ओपन नाउ, इट इज़ ओपन सॉफ्टवेयर,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल। नाउ आप इसके सोर्स कोड को पढ़ सकते हो, आराम से आप इसके सोर्स कोड को पढ़ सकते हो। किसके सोर्स कोड को? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फिर से, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एप्पल ने डेवलप किया था। एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वैगनैक। ओके, एप्पल भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी GUI पे काम करता है, लेकिन हमने देखा विंडोज़ हमारा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली इसको क्लोज्ड सोर्स रखा गया था, लेकिन अब ये फ्रीली, इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, मतलब अब इसको बनाया गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो फर्स्ट जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था चीता, ठीक है ना। विंडोज़ का कौन सा था? फर्स्ट था 1.0, अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीता फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज चीता। और लेटेस्ट वर्जन हाई सीरा भी था, उसको ये भी चेंज हुआ, बिग सुर भी है, ठीक है ना। तो इसको भी आप एक बार नज़र मारना कि लेटेस्ट वाला आप मिस ना करें कहीं पे। इसको जब भी आप पढ़ोगे तब आप इसको लेटेस्ट को चेक करते जाइए। ओके, नेक्स्ट इज लाइनेक्स, ठीक है ना। वर्क्स लाइनेक्स आपका जो, ये क्यों नहीं लिख रहा है, हाँ चलिए, ये भी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है। ओके, जो इसका लोगो होता है, ठीक है ना, मैस्कट जिसको बोला जाता है, वो टुक्स है। किसका? लाइनेक्स का। ओके, टुक्स। आपको ये विंडोज़ का पता होगा, कुछ इस पर का होता है, ठीक है ना, लेकिन लाइनेक्स का क्या होता है? टुक्स। ओके, चलिए, डेवलप्ड बाय, और इसको किसने डेवलप किया? लाइनेक्स कर्नल कंपनी ने। ओके, और इसके फाउंडर है टोराल्ड्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइनेक्स आपका। यूनिक्स जो है, देखो यूनिकोड इसका फुल फॉर्म है यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड, यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड आपका यूनिक्स, ठीक ना। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ये आपका CUI पे काम करता है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। यहाँ पे सर हमें टाइप करना होता है कमांड, ठीक है। यहाँ पे आपको आइकन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स सिंबल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये CUI पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI पे काम करता है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है, ठीक है ना, उसका नाम है यूनिक्स, यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, नॉट यूज्ड फॉर जनरल पब्लिक। अरे कैसे जनरल पब्लिक के लिए यूज़ होगा सर? हमें पता है क्योंकि CUI पे काम कर रहा है यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे यूज़र, तो जनरल पब्लिक में डिफ़िकल्टी होगी इसको यूज़ करने में, इसलिए ये जनरल पब्लिक के लिए यूज़ में नहीं होता है। तो किसके लिए यूज़ होता है? यूज्ड इन मेन फ्रेम सर्वर्स कंप्यूटर्स, ठीक है ना, जो सर्वर्स बड़े बड़े लगे होते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि यहाँ पे प्रोसेस टाइम जो होता है वो बड़ा ही, यानी कि जल्दी प्रोसेसिंग होती है। ओके, क्विक प्रोसेसिंग होती है एज कम्पेयर टू GUI। इसको किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाई बेल लैब्स, बेल लेबॉर्ट्री, ठीक है ना, बेल लेबॉर्ट्री। ओके, क्योंकि CUI को भी बेल लेबॉर्ट्री ने ही बेल लेबॉर्ट्री ने ही डिज़ाइन किया था। और बेल लेबॉर्ट्री के फाउंडर अगर पूछा गया कौन है? थॉमसन एंड रिची, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट इज MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फुल फॉर्म इसकी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी CUI पे, करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। इसको भी डेवलप किया था किसने? बेल लैब्स ने। ओके, चलिए, तो हमने क्या क्या देखा? अभी हमने विंडोज़ देखा, ठीक है, हमने विंडोज़ देखा, हमने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उसके बाद हमने लाइनिक्स देखा, उसके बाद यूनिक्स देखा, उसके बाद हमने डॉस देखा। यूनिक्स और डॉस जो है CUI पे काम करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते हैं ये। ओके, सो चलिए अब आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले एंड्रॉयड, इसको डेवलप किया था गूगल ने। ओके, डेवलप्ड बाय गूगल, और गूगल के फाउंडर कौन है? पेज एंड ब्रेन। ओके, तो ये गूगल के फाउंडर है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप कहीं पे अगर मुझे मिस हुआ तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो इन चीज़ों को, ये देखना कि किसका फाउंडर कौन होता है। ओके, सो लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन गूगल के फाउंडर है। एंड्रॉयड इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सर एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स, मतलब इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है।
इसका जो लोगो है, इसका जो मैस्कट है, मैस्कट ऑफ एंड्रॉयड बग ड्राइड, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बग ड्राइड मिलेगा आपको इसका लोगो जो होता है। ओके, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स, लिनक्स का ही मॉडिफाइड वर्जन आपको एंड्रॉयड मिलेगा, यानी कि यूँ कहे कि लिनक्स का ही एक्सटेंशन है एंड्रॉयड, लिनक्स को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है, एंड्रॉयड बन गया है। ओके, फर्स्ट वर्जन एंड्रॉयड का अल्फ़ा फर्स्ट वर्जन, ठीक है ना, फर्स्ट वर्जन एंड्रॉयड का अल्फ़ा है, लेटेस्ट वर्जन जो है A11 है, ठीक है ना। इसको भी आप एक बार लेटेस्ट वर्जन हर एक चेंज करना, थोड़ा ये प्रीवियस डेटा है 2-3 महीने से पहले, ठीक है ना, आज के। ओके, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड, कॉरपोरेशन थी, सिम्बियन एक कंपनी थी, ठीक है ना। और इस सिम्बियन के फाउंडर कौन थे? इस सिम्बियन के 4 फाउंडर थे, चारों, ठीक है। कौन से? नोकिया कंपनी, मोटोरोला, ठीक है, एरिक्सन और सोनी। ओके, सिम्बियन, इन चारों ने मिला के सिम्बियन लिमिटेड बनाया था। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था सिम्बियन लिमिटेड, जिसके 4 और फाउंडर देखे हमने, नोकिया, मोटोरोला, एरिक्सन और सोनी। ओके, चलिए, इनिशियली इट वाज ए क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर, सिम्बियन भी क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था, ठीक है ना, बट नाउ इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 2010-11 से इसको ओपन सोर्स रखा गया। ऐसी एक कंडीशन हमने वहाँ पे भी देखा था, कौन से? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है ना। ये इनिशियली क्या था? क्लोजर सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अब इसको भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इसी तरह सिम्बियन को भी 2010-11 से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया। इसका फर्स्ट वर्जन सिम्बियन का कौन सा था? इपोक, ठीक है ना, EPOC, इपोक। लेटेस्ट वर्जन जो है 2012 में ही लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि अब बंद हुआ है ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही कम चल रहा है। नोकिया बेली इसका लेटेस्ट वर्जन है 2012 में जो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट इज आपका iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डेवलप किया था एप्पल ने, डेवलप्ड बाय, इसको डेवलप किसने किया है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने। ये क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर है iOS। एप्पल के हमने 2 देखे, देखो, एप्पल के हमने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैपटॉप्स, एप्पल लैपटॉप्स में आपको मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा होता है iOS, ओके, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक क्लोजर सॉफ्टवेयर था इनिशियली, लेकिन अब क्या है? मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम अब ओपन बनाया गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, तो एप्पल को किसने डेवलप किया है? ऊपर भी मैंने आपको बताया, स्टीव स्मिथ, ठीक है ना। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी भी आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी आपने देखा होगा, और इसको डेवलप किया था ब्लैकबेरी लिमिटेड ने, ठीक है। ये भी क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर है। ब्लैकबेरी के फाउंडर आप, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क यहाँ पे लिखा भी है मैंने, चलो अब बता ही देते हैं, ठीक है। लेजेडस, माइक लेजेडस इसका फाउंडर है। तो चलिए, हमने क्या क्या देखा। अब देखो, ज़्यादातर आपको मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लोजर ही मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड्रॉयड, ठीक है ना। ओके, सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ आप लाइक तो एक बार करिए। आप वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक से क्या होगा? हमारी मोटिवेशन आएगी, बाकी कोई बेनिफिट नहीं, हम मोटिवेट होंगे। सो वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट, वी कैन शेयर द बेस्ट कंटेंट विथ यू, कीप शेयरिंग विथ अदर्स, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ, बहुत ही क्रूशल स्टेज है इस वक्त, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है आप लोगों की। ओके, तो एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक से आ रहे हैं और फास्ट भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।